अस्सलाम वालेकुम। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का लेक्चर है हमारा ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर। लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को कवर किया। आज हम लोग मूव कर रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम की तरफ। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने में और हार्मफुल जो पैथोजेंस हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल एनिमीज़ हैं, उनसे बॉडी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि अपना एक असेंशियल रोल प्ले करते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम या जिन्हें लम्फॉइड ऑर्गन्स भी कहा जाता है, ये बॉडी के वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर इम्यून सेल्स यानी कि WBCs की फॉर्मेशन होती है, यानी कि उनकी सिंथेसिस होती है, वो बनते हैं, मैचुरेशन, और वो मैच्योर होते हैं। फिर उनकी प्रोलिफ्रेशन होती है, प्रोलिफ्रेशन मीन डिवीजन होती है, वो डिवाइड करते हैं, एज वेल एज इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है। डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब है? हम लोगों ने बात की थी कि WBCs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं और हर टाइप की आगे से फर्दर सब टाइप होती हैं। जैसे कि टी सेल्स की बात करें, टी सेल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। टी हेल्पर सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स होंगे, मेमोरी टी सेल्स, इसी तरह बी सेल्स हैं, बी सेल्स में आगे प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी टी सेल। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि हर टाइप को उसका एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो असाइन कर दिया जाता है। जो मेमोरी प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो मेमोरी ही प्रोड्यूस करेंगे, वो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट नहीं करेंगे। प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करना, तो वो एंटीबॉडीज़ ही बनाएंगे, वो मेमोरी को स्टोर नहीं करेंगे। तो इससे डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि हर सेल्स को उसका पर्टिकुलर जो टास्क है वो असाइन कर दिया जाए। तो वो रीजन जहाँ पर भी इम्यून सेल्स की फॉर्मेशन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन एज वेल एज डिफ्रेंशिएशन होती है, उनको कहा जाता है, उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, या फिर एक और वर्ड यूज़ किया जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब अगर बात करें टाइप्स की कि ये कितने टाइप्स के होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिन्हें सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी कहा जाता है और इन्हें CLO भी कहा जाता है, एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और इन्हें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी कहा जाता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिनके लिए सेकंड टर्म यूज़ की जाती है सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यानी कि प्राइमरी और सेंट्रल दोनों एक ही तरह के ऑर्गन्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ये वो साइट होती है, वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ उनकी मैचुरेशन होती है, यानी कि बनते भी यहीं पर हैं और मैचुरेशन भी इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर होती है। इसके अंदर 2 टाइप्स के ऑर्गन्स आ जाते हैं, एक आता है बोन मैरो एंड द सेकंड वन इज थाइमस। बोन मैरो जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो RBCs हों, WBCs हों, प्लेटलेट्स हों, सबकी फॉर्मेशन जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, वो बोन मैरो के अंदर होती है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं, चाहे वो लॉन्ग बोन्स हों या शॉर्ट बोन हो, सबके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो के अंदर स्पेशल टाइप के स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। इनकी अंदर एबिलिटी होती है कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, इनटू पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से 2 टाइप्स के पाथवे निकलते हैं या लाइनेज निकलती है, एक होती है मेलॉइड प्रोजेनाइटर सेल, सेकेंड लाइनेज होती है लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स की। मेलॉइड से नेक्स्ट बनेंगे प्लेटलेट्स, RBCs और मेलॉइड सेल्स, ये उसमें आ जाते हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स। जबकि लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स में क्या आ जाते हैं? उसमें आ जाते हैं B सेल्स, T सेल्स और NK सेल्स। याद रखिएगा ये सारी हम लोग डिटेल जो है बोन मैरो की, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की, इसको हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हो या दूसरे सेल्स हो, वो सारे के सारे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो कहाँ पर होती है? बोन मैरो के अंदर। अब जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट, वो बनते भी बोन मैरो के अंदर है और उनकी जो मैचुरेशन होती है वो भी बोन मैरो के अंदर ही होती है, यानी कि प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होंगे और मेच्योर भी बोन मैरो में होंगे। जबकि थाइमस, थाइमस भी एक ऑर्गन है। थाइमस के अंदर क्या होता है? हमारे जो सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, वो मैचुरेशन के लिए कहाँ पर जाते हैं? थाइमस के पास जाते हैं। थाइमस, थाइमस की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन है। इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर
हमारे जो वीआईपी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, हमारे इम्यून सिस्टम के वीआईपी सेल्स कौन से होते हैं? वीआईपी सेल्स होते हैं टी सेल। यहाँ इनके अंदर उनकी मैच्योरेशन होती है। इनकी मैच्योरेशन टी सेल्स की यहाँ पर होती है, वो मैच्योर होने के लिए यहाँ पर आते हैं, बोन मैरो में उनकी सिंथेसिस होती है, फिर उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, फिर वहाँ से वो इमैच्योर फॉर्म में थाइमस के अंदर आते हैं, फिर थाइमस में आके ये क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। सबसे पहले इसके थाइमस की बात करते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है? थाइमस ग्लैंड इज़ अ बाइलॉब्ड, ये बाइलॉब्ड ऑर्गन है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है। बाइलॉब का मतलब ये है कि इसके 2 लोब होते हैं, पिंकिश ग्रे कलर होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये चेस्ट कैविटी में हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि दिल नीचे होता है, ये चेस्ट कैविटी में हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये बाइलॉब्ड है, यहाँ पर देखिए ये इसके 2 लोब हैं। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। अब ये जो लोब हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर, जिन्हें कहा जाता है लोब्यूल्स। ठीक है, और लोब्यूल्स में ये डिवाइडेड किस चीज़ से होते हैं? ये सेपरेटेड बाय या डिवाइडेड बाय सेप्टा और ट्रेबिकुली। जो चीज़ इन्हें डिवाइड करती है वो होती है, उन्हें या तो कहा जाता है सेप्टा का वर्ड यूज़ किया जाता है, सेप्टा का मतलब डिवीजन ही होता है, या ट्रेबिकुली, ये कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू ये डिवीजन होती है, जिन्हें कहा जाता है सेप्टा और ट्रेबिकुली। इस तरह से कह लें कि लोब्यूल, 2 लोब्यूल्स की जो वॉल है जो कि इन्हें सेपरेट कर रही होती हैं, वैसे वॉल्स तो नहीं होती लेकिन जो इन्हें चीज़ इन्हें सेपरेट करती है वो होती है ट्रेबिकुली या सेप्टा। अब ये जो लोब है, अगर इस एक लोब की बात करें, 2 लोब है, 2 लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, यानी कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। अब वो जो कंपार्टमेंट है जिसे लोब्यूल्स कहा जाता है वो फर्दर आगे से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। जो बाहर वाला रीजन होगा, जो आउटर कंपार्टमेंट होगा, उसको कहा जाएगा कॉर्टेक्स, जो इनर कंपार्टमेंट होगा वो होगा मेडुला। अब यहाँ पर बात समझें, जैसे ही बोन मैरो से जो थाइमोसाइट्स हैं, टी सेल्स हैं, वो रिलीज़ हो गए, यानी कि उनकी फॉर्मेशन हो गई, फिर उन्हें इमेच्योर फॉर्म में वो आगे कहाँ पर? थाइमस में। जैसे ही उनकी थाइमस में एंट्री होती है तो वो सबसे पहले किस रीजन में आएंगे? बाहर वाले रीजन में आएंगे, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आएंगे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स वो रीजन होता है जहाँ पर इमेच्योर थाइमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में एक लार्ज पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, किसकी? इमेच्योर, यानी कि उनकी मैच्योरेशन नहीं हुई अभी, वो इमेच्योर हैं, इमेच्योर थाइमोसाइट्स की लार्ज पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है। फिर वो मैच्योर होंगे, मैच्योर होकर वो कहाँ पर जाएंगे? मेडोला के अंदर, यानी कि इनर कंपार्टमेंट्स के अंदर, अंदर वाले कंपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे, जिसे कहा जाता है मेडोला। कॉर्टेक्स के अंदर इमेच्योर थाइमोसाइट, इमेच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होंगे, मेडोला के अंदर मैच्योर, यानी कि मैच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होंगे। और फिर मेडोला से उन्हें कहाँ क्या किया जाता है? मेडोला से वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन में उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा उसके बाद वो पहुँचेंगे कहाँ पर? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएंगे जहाँ पर उनकी फर्दर प्रोलिफरेशन होगी, डिफ्रेंशिएशन होगी, कैसे होगी इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर समझ आ गया। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। थाइमस जो है वो ऑर्गन है जहाँ पर टी सेल की मैच्योरेशन होती है, हमारे वीआईपी सेल्स की मैच्योरेशन होती है। इस वजह से थाइमस भी एक बहुत ज़्यादा इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल ऑर्गन है। ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? बाइलोब्ड होता है। ये हार्ट के ऊपर चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके 2 लोब होते हैं, जो 2 लोब हैं वो फर्दर कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर भी 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है, या ऐसे कह लें 2 रीजन होते हैं। बाहर वाला रीजन होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला रीजन होता है मेडोला। अब जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इमेच्योर थाइमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेडोला के अंदर मैच्योर थाइमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। थाइमस के बारे में एक बहुत ज़्यादा अनयूजुअल पार्ट जो है वो ये है, या एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बर्थ के टाइम पर जब भी किसी इंडिविजुअल का बर्थ होता है उस टाइम पर जो थाइमस का साइज़ होता है वो एक बड़ा होता है, यानी कि लार्जेस्ट साइज़ होता है। उसके बाद जैसे जैसे इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है वैसे वैसे थाइमस का साइज़ भी बढ़ता रहता है। पुबर्टी तक थाइमस का साइज़ जो होता है वो बढ़ता है, और पुबर्टी एज में जितना उसने अटेन करना होता है थाइमस ने साइज़ वो अटेन कर लेता है। आफ्टर पुबर्टी थाइमस का साइज़ रिड्यूस होने लग जाता है, यानी कि उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। जैसे ही पुबर्टी की एज में थाइमस का, आफ्टर पुबर्टी
थाइमस का साइज़ जो होता है वो श्रिंक करता है, तो उसके साथ ही जो टी सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो भी डिक्लाइन फॉर्म में चली जाती है, यानी कि डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि थाइमस का साइज़ जो होता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बर्थ के टाइम पर, वैसे नॉर्मली यही होता है, बर्थ के टाइम पर इंडिविजुअल का जो थाइमस का वेट होता है वो 10 टू 35 ग्राम होता है, लेकिन जैसे ही मिडल एडल्ट एज होती है तो इसका जो साइज़ होता है वो श्रंक होकर 10 टू 15 ग्राम रह जाता है। पहले 10 से 35 ग्राम था बर्थ के टाइम पर, लेकिन जैसे ही मिडल एज या एडल्ट एज थी तो इसमें इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होकर 10 टू 15 ग्राम रह गया। ऐसे कहने के 20 ईयर के अंदर, 20 एज में जितना बर्थ के टाइम पर थाइमस का साइज़ होता है उससे 50% स्मॉलर हो जाता है, 50% थाइमस जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है 20 एज में। लेकिन जैसे ही 60 ईयर एज जो होती है, 60 एज में क्या होता है, बर्थ के टाइम में जितना साइज़ होता है थाइमस उससे 6 टाइम रिड्यूस कर जाता है, उससे जो थाइमस होता है वो 6 टाइम श्रंक कर जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोग्रेसिव थाइमिक एन्वोलेशन। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, वो चीज़ जो कि स्लोली स्लोली वर्क कर रही होती है। प्रोग्रेसिव थाइमिक एन्वोलेशन, थाइमिक मीन थाइमस और इन्वोल्यूशन मीन कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था घूम फिर के उसी पॉइंट पर आके रुक गया। जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल में क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होती है, तो एन्वोल्यूशन भी ऐसे ही होता है कि स्टार्ट हुआ था 10 से लेकर 35 ग्राम तक, लेकिन पवर्टी तक इंक्रीज़ किया, आफ्टर पवर्टी डिक्रीज़ होने लग गया, और एडल्ट एज के अंदर जब बूढ़े हो गए तो उसका साइज़ दोबारा से वहीं पर 10 ग्राम के अंदर आ गया। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव थाइमिक एन्वोल्यूशन, और ये थाइमस के अंदर होती है। सेकेंडरी लम्फॉइड ऑर्गन्स, जिनके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, पेरिफेरल लम्फॉइड ऑर्गन्स, PLO। ये वो साइट होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं, वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो लम्फोसाइट्स होती हैं या WBCs होती हैं उनकी प्रोलिफ्रेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है। प्रोलिफ्रेशन का क्या मतलब होता है, प्रोलिफ्रेशन मीन कि डिवीजन होती है, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। डिफ्रेंशिएशन मीन कि उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है हर एक। जैसे कि अगर हम लोग टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो टी लिम्फोसाइट्स के हमने बहुत सारी टाइप्स का डिस्कस किया था। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर हेल्पर टी सेल्स भी आते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी आते हैं, सप्रेसर टी सेल्स भी आते हैं, उसके अलावा मेमोरी टी सेल्स भी आते हैं। यानी कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है हर एक टाइप को उसका काम असाइन कर दिया जाता है, उसका फंक्शन असाइन कर दिया जाता है। भाई आपने डिवाइड तो हो गए, डिवाइड होने के बाद उन्हें जब उनका काम मिल जाता है इट्स मीन कि वो डिफ्रेंशिएट हो गए। जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट है साइटोटॉक्सिक टी सेल से। तो इन्हीं रीजन के अंदर लम्फोसाइट्स की प्रोलिफ्रेशन भी होती है, डिफ्रेंशिएशन भी होती है, यानी कि उन्हें उनका काम मिल जाता है, उन्हें काम, उनकी वर्किंग असाइन कर दी जाती है इनटू अ पर्टिकुलर टाइप लम्फोसाइट। वही बात कि एक पर्टिकुलर लम्फोसाइट्स बन जाते हैं। उसके साथ साथ यही वो साइट है, दिस इज द साइट वेयर द इंट्रैक्शन ऑफ lymphocyte with antigen occurs and immune response is generated। यही वो एरिया है जहाँ पर lymphocytes का इंट्रैक्शन होता है एंटीजेंस के साथ और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसी साइट के अंदर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। एंड lymphocytes प्राइमली रिसाइड है, और यही वो एरिया है, यही वो ऑर्गन्स है जिसके अंदर lymphocytes होते हैं वो प्राइमली रिसाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर उनकी एक कलेक्शन मौजूद होती है। अगर इनकी बात करें कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर या पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं स्प्लीन, उसके अलावा आते हैं लम्फ नोड, म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू जिसे माल्ट कहा जाता है। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, बॉडी की प्रोटेक्शन में। अभी इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन एक बीन शेप का लार्जेस्ट सेकेंडरी लम्फॉइड ऑर्गन है। यह सेकेंडरी लम्फॉइड ऑर्गन है, तो यहाँ पर भी जितने भी लम्फोसाइट्स हैं वो क्या होने आएंगे, यहाँ पर उनकी प्रोलिफ्रेशन होगी एज वेल एज उनकी डिफ्रेंशिएशन होगी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपर लेफ्ट पर, यानी कि लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ रिब केज के अंदर, जहाँ पर रिब्स यानी कि पसलियों का एंड होता है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, एक तो ये बीन शेप्ड है, उसकी ऊपर से पसलियों ने इसको कवर किया हुआ, रिब्स ने इसे कवर किया हुआ, ये रिब्स केज के अंदर अपर लेफ्ट साइड पर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करें कि किस तरह से स्प्लीन जो है वह इम्यूनिटी को बिल्ड करने में अपना एक रोल प्ले करती है, तो स्प्लीन एक्ट एज अ सिस्टेमिक ब्लड फिल्टर। ये एक सिस्टेमिक ब्लड फिल्टर के तौर पर
काम कर रही होती है। सिस्टेमिक ब्लड फिल्टर से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि स्प्लीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट पैथोजन, एंटीजन, माइक्रोब्स को फिल्टर करती है। किस तरह से फ़िल्टर करती है? स्प्लीन के अंदर एक ह्यूज अमाउंट प्रेज़ेंट होती है डब्ल्यूबीसीज़ की। उसमें लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो भी ब्लड है वो स्प्लीन के अंदर आता है, तो ये उसको फ़िल्टर करते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये उसको ट्रैप करते हैं, उन माइक्रोब्स को, एंटीजेंस के ऊपर अटैक करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरह से जो ब्लड है, ब्लड को प्यूरिफ़ाई कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी पैथोजन प्रेज़ेंट होंगे उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो जो स्प्लीन से गुज़रने वाला ब्लड है उसको दोबारा से मतलब पाक होकर वो जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ एक और भी रोल प्ले करती है स्प्लीन। ये क्या करती है, ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड और ब्लड सेल्स की जो अमाउंट होती है, जो उसका नंबर होता है, उसको मेंटेन करने में भी एक रोल प्ले कर रही होती है। ऑल्सो वर्क एज अ रेजर्वेयर्स ऑफ आरबीसीज एंड अदर ब्लड सेल्स। स्प्लीन के अंदर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसमें आरबीसीज भी आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं वो सारे के सारे स्टोर होते हैं। यानी कि एक स्टोरेज साइट भी है जहाँ पर बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, फिर स्टोर होने के लिए उसे स्प्लीन में भेज दिया जाता है, उनको स्प्लीन में भेज दिया जाता है। और जैसे ही इमरजेंसी होती है, ऑन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी हो गई है, ब्लड ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट्स को रिलीज़ कर दिया जाता है, आरबीसीज को रिलीज़ कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है, ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ऑन द साइट ऑफ इंजरी, ये पहुँच जाते हैं वहाँ पर। और इन्हें रिलीज़ कौन करता है? इन्हें स्प्लीन करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, के ये जो स्प्लीन है ये बॉडी का एक ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक में यही होता है, जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से ब्लड लेने के लिए जाते हैं। इसी तरह जब बॉडी के अंदर ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड बॉडी भी किसको देख रही होती है? स्प्लीन को देख रही होती है कि स्प्लीन फ़ौरन से जो है वो ब्लड को रिलीज़ कर दे या ब्लड सेल्स को रिलीज़ कर दे। इसके साथ साथ इट वीड्स आउट ओल्ड एंड डैमेज सेल्स, ऑल्सो नाउन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड का क्या मतलब होता है? यानी कि कब्रिस्तान। इसे कहा जाता है कि ये आरबीसीज का कब्रिस्तान है। आरबीसीज के अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। ये अपना काम पूरा करते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं और टाइम पूरा और काम पूरा होने के बाद इनकी जो बॉडी से डिस्ट्रक्शन है, एलिमिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो कौन करता है? वो किसके थ्रू होती है? वो होती है स्प्लीन के थ्रू। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये ग्रेवयार्ड है, यानी कि कब्रिस्तान है किसका? आरबीसीज का। आरबीसीज को ये अपने अंदर, ऐसे कहने कि अपने अंदर दफन कर लेता है। स्प्लीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्प्लीन में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है रेड पल्प एंड द सेकेंड वन इज़ वाइट पल्प। रेड पल्प, रेड पल्प वो एरिया है जहाँ पर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है। आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है, इसीलिए इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, क्योंकि वहाँ पर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज में से हीम ग्रुप यानी कि हेमोग्लोबिन रिलीज हो रही होती है, तो इसलिए इसका कलर जो है वो रेड होता है। सो आरबीसीज का कलर भी रेड होता है, ब्लड सेल्स का कलर भी रेड होता है। सो रेड से आपने याद रखना है वो एरिया जहाँ पर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, यानी कि उसका खून हो रहा होता है। इस तरह आपको इजीली याद रहेगा। अब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि वहाँ पर कोई और भी चीज़ प्रेजेंट होती है, क्योंकि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन है तो वहाँ पर सेलुलर डेब्रिस भी प्रेजेंट होंगी। डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में सेलुलर डेब्रिस, सेलुलर फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो उन डेब्रिस को, उन फ्रेगमेंट्स को क्लीन अप करने के लिए, यानी कि वहाँ से रिमूव करने के लिए, उनकी फेगोसाइटोसिस के लिए वहाँ पर मैक्रोफॉज प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफॉज क्या करते हैं? वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं आरबीसीज के उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं, उन्हें उनकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। इस तरह से वो जो एरिया है उसको क्लीन अप कर लेते हैं। सेकंड जो जोन होता है या सेकंड जो कंपार्टमेंट होता है वो होता है वाइट पल्प। ये वो एरिया होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में, यानी कि इम्यूनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। डब्ल्यूबीसी से आपने वाइट पल्प को याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी भी वाइट होते हैं और ये भी वाइट पल्प होता है, तो यहाँ पर आपने इसको वाइट से याद रखना है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ lymphocytes कॉल्ड बी एंड टी lymphocyte एज वेल एज मैक्रोफॉज। यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट होती है डब्ल्यूबीसीज की, जिसमें आ जाते हैं बी और टी lymphocyte, मैक्रोफॉज, डेंड्राइटिक सेल्स। यहाँ पर बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस
और जो जितने भी वो माइक्रोब्स हैं या एंटीजन है जो कि ब्लड के साथ आ रहे होते हैं स्प्लीन के अंदर, वहाँ पर उनकी रिमूवल होती है, एलिमिनेशन होते हैं, यानी कि यहीं पर इसी वाइट पल्प के अंदर फिल्टर किया जाता है, या इसी वजह से स्प्लीन को कहा जाता है कि ये सिस्टेमिक ब्लड फिल्ट्रेशन के तौर पर वर्क कर रही होती है। यही वाइट पल्प ही वो एरिया है जहाँ पर इन सब चीज़ों की फिल्ट्रेशन होती है। लंफ नोड्स, ये भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है और बहुत ज़्यादा मेजर ऑर्गन है। लंफ नोड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में देखिए, ये जितना भी ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे क्या हैं, लंफ नोड्स, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं। दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल कंपोनेंट है। तो इस वजह से इनका क्या काम है, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो पूरी बॉडी में फैल कर ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं बॉडी की बाय रिकग्नाइज एंड फाइट एंटीजेंस, रिकग्नाइज करेंगे कि कोई बाहर से पैथोजन आया, एंटीजन आया, किसी टाइप का इन्फेक्शन हुआ या कोई भी दूसरे फॉरेन सब्सटेंस होंगे, उनको रिकग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि ये अपनी बॉडी का है या कोई बाहर से आने वाला पार्टिकल है। फिर उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, यानी कि उसके साथ फाइट करेंगे और उस तरह उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये टिश्यू स्पेसिफिक फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। टिश्यू स्पेसिफिक फ्लूइड का मतलब ये है कि जिस एरिया के अंदर प्रेजेंट है, लेट्स सपोज कि ये नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो लंफ नोड्स प्रेजेंट होंगे उस एरिया में अब जो नेक रीजन है, नेक रीजन नेक्स्ट में आने वाली जो भी वेन्स होंगी वो क्या होंगी, वो डिलीवर करेंगे एंटीजन को। कहाँ से आ रहे होंगे, नॉस्ट्रल्स के थ्रू के आ रहे होंगे, यानी कि नोज़ के थ्रू आ रहे होंगे, माउथ के थ्रू आ रहे होंगे, एयर के थ्रू आ रहे होंगे। तो नेक के अंदर लंफ नोड्स जो प्रेजेंट होंगे वो इन तीनों एरिया से आने वाले जो एंटीजन्स होंगे, पैथोजन सब्सटेंस होंगे, माइक्रोब्स होंगे, ये क्या करेंगे, उन्हें फिल्टर करेंगे, उस तरह से उस एरिया को क्लीन करेंगे, रिमूव करेंगे उन्हें और बॉडी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लंफ नोड एग्जिस्ट थ्रू आउट योर बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी में फैले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वहाँ पर उन रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेयर टू और मोर मेजर ब्लड वेसल्स कम टूगेदर कन्वर्ज ऑन योर बॉडी। ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज का मतलब ये है कि मिलती हैं या इकट्ठी होती हैं। ये उन एरियाज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि नेक रीजन, मैंने आपको एग्जांपल दी। नेक रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर माउथ से नोस्ट्रल्स यानी कि नोज से आने वाली और एयर से आने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो कन्वर्ज होती है, एक जगह इकट्ठी होती हैं। उसके अलावा आर्मपिट यानी कि बगल में, चेस्ट के अंदर, एब्डोमेन कैविटी के अंदर, ग्रोइन बिहाइंड योर ईयर्स यानी कि कानों के पीछे में, ये इन एरियाज़ में वैसे पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं, लेकिन ये जो कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर इनकी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होती है, लार्ज इनकी कंसंट्रेशन होती है। लिम्फ नोड के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये बीन शेप्ड के स्मॉल नोड्स टाइप होते हैं। नोड्स किसे कहा जाता है, नोड कहा जाता है गिरा को या गांठ को। तो ये उसी तरह के मोटे मोटे से छोटे बीन शेप के होते हैं और ये पूरी की पूरी बॉडी में फैले होते हैं। किसके थ्रू फैले होते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू फैले होते हैं। ये जो ब्रांचेस टाइप आपको नज़र आ रही हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और ये जो मोटे मोटे से हैं बीन शेप्ड हैं ये हैं नोड्स, लंफ नोड्स। इन्हीं लंफ नोड्स के अंदर जो होता है वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है, और इन्हीं लंफ नोड्स के अंदर जो हमारे लम्फोसाइट्स होते हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन और प्रोलिफ्रेशन होती है। किस तरह से होती है, अब इसको देखते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया इसका देखते हैं। जो लंफ नोड्स होते हैं इसके मेनली 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, सेकेंड वन इज़ पैराकॉर्टेक्स एंड द थर्ड वन इज़ मेडोला। सबसे बाहर वाला जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स, उससे अंदर जो होता है वो ये जो ग्रीन आपको ब्लू कलर का पार्ट नज़र आ रहा है ये सारे का सारा है कॉर्टेक्स वाला एरिया। पैराकॉर्टिक्स ग्रे वाला पार्ट जो है ये है पैराकॉर्टिक्स, और बिल्कुल अंदर जो प्रेजेंट होता है यानी कि इनर मोस्ट होता है पिंक कलर का जो है ये है हमारे पास मेडोला। अब ये कॉर्टिक्स है, कॉर्टिक्स के अंदर
कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल सेल्स, यानी कि स्फेयर शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है फॉलिकल्स। कॉर्टेक्स की बात करें कि कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो इनके अंदर एक लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होती है बी लिम्फोसाइट की, उसके साथ साथ फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फॉलिकल्स हैं इन्हीं के अंदर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट होता है। ये जो वेसल्स हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इनकमिंग लम्फ वेसल, इन्हीं वेसल्स के थ्रू जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर आता है। याद रखिएगा, ब्लड नहीं आता, फ्लूइड आता है, जो टिश्यू स्पेसिफिक फ्लूइड होता है, यानी कि जो टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यू स्पेसिस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर क्लीन होने के लिए आता है और यहीं पर उन्हें फिल्टर किया जाता है फ्लूइड्स को। अब यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है उसके अंदर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, जिस भी तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, वो सबसे पहले उनका कांटेक्ट किसके साथ होगा, कॉर्टिक रीजन के साथ होगा। कॉर्टिक रीजन में क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिक रीजन में प्रेजेंट है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है तो बी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो एंटीबॉडीज़ और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट कर देंगे, डायरेक्टली बाइंड हो जाएंगे किसके साथ, एंटीजन्स के साथ, और वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये फॉलिकल्स जो हैं, ये येलो कलर के फॉलिकल्स, यहाँ पर इनके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिवेल्प होता है। इम्यून रिस्पॉन्स डिवेल्प होता है तो यहाँ पर जो वो होता है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा और फिर जो बी सेल्स है उनकी डिफ्रेंशिएशन किस में हो जाएगी, प्लाज्मा सेल्स के अंदर हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट क्या सिक्रिएट करेंगे, एंटीबॉडीज़ को सिक्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर पैराकॉर्टिक्स रीजन की बात की जाए, ये जो ग्रे पार्ट है, पैराकॉर्टिक्स रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है टी लिम्फोसाइट्स की। अगर टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इनके साथ कौन से और सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, क्योंकि टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के बहुत ही ज़्यादा वीआईपी सेल्स हैं। वो कभी भी खुद से काम नहीं करते, यानी कि कभी भी खुद से एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें प्रेजेंट ना किया जाए, एंटीजन की प्रोसेसिंग ना हो, उनकी प्रेजेंटेशन ना हो। तो एंटीजन की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कौन करता है, डेफिनेटली वो करते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस के ऊपर एमएचसी क्लास 2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। या एमएचसी की बात कर लें कि वैसे तो अगर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं तो उनके ऊपर एमएचसी क्लास 2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अगर नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं तो उनके ऊपर एमएचसी क्लास 1 के मॉलिक्यूल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात कर लेते हैं। टी लिम्फोसाइट तो डेफिनेटली यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर एमएचसी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एंटीजन के, फिर प्रेजेंट करते हैं किसको, टी लिम्फोसाइट को। फिर वो जो प्रोसेस्ड एंटीजन है उसके ऊपर टी लिम्फोसाइट जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे वो कभी भी अकेले प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी भी रीजन में उनके साथ हमेशा हमेशा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पैराकॉर्टिक्स के अंदर टी लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आ जाता है पिंक रीजन, यानी कि ये वाला पिंक रीजन, इसके अंदर जिसको कहा जाता है मेडुला। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर सारे के सारे एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमने कहा था ये जो लम्फ नोड्स हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है तो ये वो ऑर्गन है जिनके अंदर कोई भी लिम्फोसाइट है, चाहे वो बी हो या टी सेल हो, इनकी डिफ्रेंशिएशन एज वेल एज इनकी प्रोलिफ्रेशन होती है। प्रोलिफ्रेशन मीन कि डिवीजन होगी, डिवाइड करेंगे, उसके साथ साथ डिफ्रेंशिएट होंगे। जैसे कि बी सेल है, बी सेल डिफ्रेंशिएट होंगे कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही, किस में डिफ्रेंशिएट होंगे, प्लाज्मा सेल्स के अंदर, जो कि नेक्स्ट क्रिएट करेंगे एंटीबॉडीज़ को। उसके साथ साथ ये डिफ्रेंशिएट होंगे मेमोरी सेल्स के अंदर,
क्योंकि बी सेल्स की 2 ही टाइप्स होते हैं, या तो वो प्लाज्मा सेल बनते हैं या फिर मेमोरी सेल्स बनते हैं। इसी तरह अगर टी लिम्फोसाइट है तो टी लिम्फोसाइट्स के भी इन्हीं रीजन के अंदर यानी कि इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगी। कोई भी टी लिम्फोसाइट बन सकता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी हेल्पर सेल, सप्रेसर टी सेल, कोई भी टाइप की बन सकती है। तो मेडुला रीजन के अंदर एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड एक पर्टिकुलर ख़ास टाइप के लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगे, जिनको एक उनका अपना काम आइडेंटिटी मिल चुकी होगी। जब भी किसी को आइडेंटिटी मिलती है, आइडेंटिटी मिलने का काम मतलब यही है कि उनको अपना काम मिल गया है। कि पहले बी सेल से बी सेल को कुछ नहीं पता था कि मैंने प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट होना है, मैंने एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है, या फिर मैंने मेमोरी सेल में कन्वर्ट होना है। डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि उन्हें उनके काम असाइन कर दिए जाते हैं। भाई आपने मेमोरी सेल्स है तो आपने मेमोरी को प्रोड्यूस करना है, प्लाज्मा सेल्स है तो आपका काम है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। तो मेडुला रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर एक्टिवेटेड और डिफ्रेंशिएटेड लम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहीं से फिर इन्हें क्या कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ये देखिए, ये पिंक रीजन है। आउटगोइंग लम्फ वेसल्स के थ्रू इन्हें क्या कर दिया जाता है, जितना भी वो आने वाला जो फ्लूइड है उसके अंदर जो भी एंटीजन प्रेजेंट है, पैथोजन प्रेजेंट है, माइक्रोब प्रेजेंट है, उन्हें फिल्टर करके, उन्हें रिमूव करके, तो जो फ्लूइड है उसको फिल्टर कर दिया जाता है और फिर उसको वो जो है वेसल्स है, लम्फ वेसल, उनके अंदर रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंडरी लम्फॉइड ऑर्गन में जो नेक्स्ट आता है दैट इज माल्ट। माल्ट एब्रीवेशन है म्यूकोसा एसोसिएटेड लम्फॉइड टिश्यू की। म्यूकोसा एसोसिएटेड लम्फॉइड टिश्यू, जिसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लम्फेटिक टिश्यू भी कहते हैं, यहाँ पर इस वर्ड को, इस नाम को समझने की ज़रूरत है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लम्फेटिक टिश्यू, बॉडी में बहुत से ऐसे ट्रैक्ट्स होते हैं या बहुत से ऐसे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर जिनके अंदर म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक जेली लाइक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी ट्रैक जिसे कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, उसके अलावा स्किन, इन सब के अंदर म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है। इस म्यूकस की लेयर के नीचे एक लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फेटिक टिश्यू का, लिम्फेटिक सेल्स का एक ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट होता है, कलेक्शन प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से वो जो कलेक्शन होता है सेल्स का, उसे कह दिया जाता है, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ऐसे लिम्फेटिक टिश्यू या ऐसे लिम्फॉइड टिश्यू जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब इनका यहाँ पर काम क्या होता है, इनका काम होता है कि बॉडी में एंटर होने वाले, सबसे पहले एंटर होने वाले जो पैथोजन है उनको ट्रैप करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, उन्हें किल करना और बॉडी से रिमूव करना। एक्चुअली जब भी हमारी बॉडी में पैथोजन की एंट्री होती है वो हमारी बॉडी के ओपन एरियाज से होती है। ऐसे एरियाज, ऐसे पार्ट्स जिनका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ, जैसे कि नोज़ हो गया, ईयर्स, कान हो गए, माउथ, स्किन, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं किसके साथ, इन्वायरमेंट में। सो यहाँ पर माल्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इन एरियाज़ में एक ख़ास अमाउंट में म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके नीचे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, सबसे पहले उसको वहाँ से ट्रैप कर लेना, ट्रैप करके वहीं पर उसका खात्मा कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। समहाउ आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये रुकावट बनते हैं, ये हर्डल क्रिएट करते हैं उनके रास्ते के अंदर, यही वाले जो म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो बोन मैरो में होती है। मैचोरेशन, आफ्टर मैचोरेशन ये उन एरियाज़ में माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पर म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होगी, और वहाँ पर परमानेंटली रिसाइड हो जाते हैं, यानी कि हमेशा के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ लम्फोसाइट, जो कि उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करना होता है। जैसे ही कोई एंटीजन आएगा, जैसे ही कोई पैथोजन की एंट्री होगी, ये सबसे पहले, जैसे कि अगर नोज़ की बात करें, नोज़ से आने वाली जो एयर है उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी पैथोजन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो म्यूकस प्रेजेंट होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा और वहाँ पर उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करेगा। इसी तरह जीआईटी ट्रैक के अंदर, जीआईटी ट्रैक
के अंदर स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा माउथ है, माउथ के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। हमारी फूड में, फूड के साथ जो भी पैथोजन आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, उसको ये ट्रैप करेंगे। एयर के थ्रू आ रहा है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक के अंदर कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया को क्लीन अप करते हैं, वहाँ से पैथोजन की जो प्रेजेंस होती है उसको ख़त्म करती है। इसी तरह स्किन है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने में, यानी कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। माल्ट इज पॉपुलेटेड बाय lymphocytes सच एज टी सेल्स, बी सेल्स। माल्ट के अंदर 50% lymphocytes प्रेजेंट होते हैं, टी और बी सेल्स, यानी कि ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफाज भी प्रेजेंट होंगे। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर टी सेल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर डेफिनेटली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तो प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ मैक्रोफाज भी प्रेजेंट होंगे। क्यों? इनगल्फ करने के लिए, फेगोसाइटोसिस करने के लिए। ईच ऑफ विच इज़ वेल सचुएटेड टू इनकाउंटर एंटीजन। इन सब का काम जो यही है कि जो भी म्यूकोसल एपिथेलियम के थ्रू से, यानी कि वहाँ से पास होने वाला जितना भी एंटीजन है, पैथोजन है, माइक्रोब, उन सबको कैप्चर कर लेना, उन सब से फाइट करना और बॉडी के अंदर डिफेंस प्रोवाइड करना। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में ये माल्ट प्रेजेंट कहाँ पर होता है। ये पूरे का पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है एपिथेलियम पार्ट, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। जो नीचे वाला पार्ट है ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू। अपर पार्ट और लोअर पार्ट, एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में वाला पार्ट जो होता है, जो कि लिम्फोसाइट्स का कलेक्शन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है माल्ट, यानी कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स की। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जिस लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे उसी तरह का इन्हें नाम मिल जाएगा। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है, सबसे पहले इसकी टाइप की बात करते हैं नाल्ट की, यानी कि नोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये नोजल एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसे कहा जाता है नॉल्ट। इसी तरह नेक्स्ट टाइप है बाल्ट। बाल्ट जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नाम मिल जाता है बाल्ट का, ब्रोंक्यूल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसी तरह अगर ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इन्हें कहा जाएगा सॉल्ट, स्किन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि गट रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वहीं से इन्हें नाम मिल जाएगा गाल्ट का, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एलिमेंट्री कनाल को ही गट कहा जाता है और उसी को जीआईटी ट्रैक्ट भी कहा जाता है। वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो इन्हें गाल्ट कहा जाएगा। अगर ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इन्हें वहाँ का नाम मिल जाएगा यूरोजेनिटल म्यूकस लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर इनकी लोकेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें एक इनका स्पेसिफिक नाम मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं नॉल्ट को, यानी कि नोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को। ये नोजल पैसेज और थॉट, यानी कि गले में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैथोजन की जो एंट्री होती है इन्हीं पाथवे से होती है। कोई भी फूड बॉडी के अंदर एंटर हो रही है वो माउथ के थ्रू हो रही है। कोई भी जो एयर है जिसको इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर जो भी एंटीजन या पैथोजन प्रेजेंट है वो भी इन्हीं पाथवेज के थ्रू, यानी कि नोजल एरिया के थ्रू ही हमारे अंदर एंटर होती है। तो यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट होता है किसका? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का, जिसे नॉल्ट कहा जाता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो टॉन्सिल्स की है। यहाँ पर नॉर्मल केस के अंदर देखिए यूविला है, इसके लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों साइड्स के अंदर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही अब एंटीजन की एंट्री हुई है, यहाँ पर पैथोजन का इनकाउंटर हुआ है, तो उसके रिजल्ट में जो टॉन्सिल्स हैं वो क्या करेंगे? स्वेल हो जाएंगे। यहाँ पर इन्फ्लेम टॉन्सिल्स के अंदर देखें, ये देखिए कितना सारा इसका जो एरिया है वो, या ये जो है वो टॉन्सिल्स वो स्वेल हो गए, यानी कि सूज गए हैं, फूल गए हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि इन टॉन्सिल्स के अंदर एक लार्ज कलेक्शन प्रेजेंट होती है लिम्फोइड टिश्यू की या लिम्फोसाइट्स की। अब जैसे ही एंट्री हुई है एंटीजन की, तो उसके रिजल्ट में क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफ्रेशन हो जाएगी, यानी कि उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। जब उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर इंक्रीज करने के रिजल्ट में क्या होगा? वो जो एरिया है, टॉन्सिल्स वाला जो एरिया है, वो स्वेल कर जाएगा, वो फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं लिम्फोसाइट्स के। तो यही इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि इस एरिया के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर, इस पार्ट के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, किसी ना किसी टाइप का एंटीजन या पैथोजन प्रेजेंट है। सो इस तरह से जो टॉन्सिल्स हैं वो
इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से ये अपना काम करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ये काम होता है टॉन्सिल्स का। नेक्स्ट है गाल्ट यानी कि गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर, गट रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं पेयर पैचेस जो कि इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वो होता है इलियम। ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेयर पैचेस। पैचेस का क्या मतलब होता है? जिस तरह दुपट्टे को पैच लगाया जाता है, यानी कि वहाँ पर किसी चीज़ का टुकड़ा लगा दिया जाता है, इसी तरह ये पेयर पैचेस होते हैं जो कि इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये ब्लू वाला देखें, ये इलियम वाला पार्ट है और यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू रीजन है ये है पेयर पैचेस, इन्हें कहा जाता है पेयर पैचेस। ये भी वर्क कर रहे होते हैं एज अ गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इनके अंदर एक ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट होती है बी और टी लिम्फोसाइट्स की। इसके साथ साथ है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं अपेंडिक्सिस। अपेंडिक्स के अंदर भी एक लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होती है, एक कलेक्शन प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट्स की, और ये भी वर्क कर रहे होते हैं एज अ माल्ट यानी कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लेकिन ये गट रीजन के अंदर प्रेजेंट है तो इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू गाल्ट का।